नमस्कार। मैं आप सबके साथ आज भारत में समाजवादी आंदोलन की स्थापना की 27वीं वर्षगांठ मनाने के उत्सव में पूरे हृदय से शामिल हो रहा हूँ। हम लोगों ने जो विरासत पाई है वो भारत के सभी आंदोलनों की तुलना में अनूठी है, क्योंकि इसमें बहुत आकर्षक स्वप्न हैं, बहुत प्रभावशाली सिद्धांत हैं, बड़ी तपस्या का इतिहास है और त्याग और बलिदान की परंपरा है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए, आपको वहाँ के अच्छे लोगों में, सरोकारी नागरिकों में, समर्पित समाज सेवकों में गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की परंपरा से जुड़ा कुछ न कुछ अंश जरूर मिलेगा। आप किसी भी किताब को उठाइए, पुराना इतिहास या ताज़ा इतिहास, 1905 से 1947 के बीच का या 1947 और 2019 के बीच का, हर अच्छे प्रयास में, बुनियाद में आपको समाजवादियों का योगदान मिलेगा। आप फिर भी आज की परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं इसको लेके ज़रूर चिंतित होंगे। मैं भी हूँ। हमारी अपनी क्षमता बढ़ी है, हमारा अपना प्रभाव बढ़ा है, हमारा अपना जीवन पहले से ज़्यादा साधन संपन्न है, लेकिन हमारा संगठन नहीं है। संगठन तो बहुत हैं, लेकिन कोई अखिल भारतीय ताना बाना बनाने की क्षमता रखने वाला मंच नहीं है। जैसे ऐसा घर जिसमें कमरे तो बहुत हैं, लेकिन छत टूटी हुई है और हर चुनावी बरसात में उस छत से घर में पानी भर जाता है। कुछ लोग समाजवादी धारा से निकल के सत्ता की तलाश में सिद्धांतों से समझौता करते हुए कुछ तात्कालिक उपलब्धियों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अजनबी रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी ही कहलाते हैं। कई लोग तो जेपीवादी, लोहियावादी, सोशलिस्ट, इस तरह की पहचान से कुछ भी कर लें, छूट नहीं पाते। ऐसा कांग्रेस में जाने वालों के साथ हुआ है और ऐसा आजकल भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों के साथ हो रहा है, ऐसा क्षेत्रीय पार्टियों में जाने वालों के साथ हो रहा है। लेकिन ये जरूर सच है कि परिवर्तन का प्रवाह कम नहीं हुआ है, परिवर्तन की ज़रूरत कम नहीं हुई है। ये इसलिए भी हो रहा है कि हम जब अपने प्रथम प्रस्थान के लिए इकट्ठा हुए थे, आज से 86 साल पहले पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते समय, उस समय स्वतंत्रता ही अपने आप में एक सपना थी। विदेशी राज से मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था और दूसरी तरफ जिनको गुलामी से बेचैनी थी, शोषण से मुक्ति की ज़रूरत थी, उनमें संगठन की क्षमता नहीं थी। व्यापक निरक्षरता, भयंकर जाति भेद, गहराई तक सांप्रदायिकता और उस सबसे ऊपर देशियों के द्वारा ही देशियों का विदेशियों के इशारे पर भयंकर शोषण। ये जमींदारी प्रथा क्या थी? उस समय के व्यापारी और उद्योगपति क्या कर रहे थे? जब निर्मम होकर के बहिष्कार का आह्वान हुआ, जब असहयोग आंदोलन की असफलता के बावजूद असहयोगियों की बराबर एक धारावाहिकता बनी रही, तब पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और आखिर में होते होते देश इतना गर्म हो गया कि हम सब ने मिल करके
देखा कि हमारे पुरखों की अगुवाई में अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो जैसा आह्वान महात्मा गांधी जैसे संत ने कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस के नेता तो जेल में चले गए 8 तारीख की रात में, और 9 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 1942 से लेकर के 1946 तक यहाँ वहाँ हर कहीं यत्र तत्र सर्वत्र नई पीढ़ी ने भारत छोड़ो आंदोलन की लगाम पकड़ी। लोहिया और जयप्रकाश ने, अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मेहर अली ने, अरुणा असफ अली और पूर्णिमा बैनर्जी ने, इन लोगों ने तो अपनी जान की बाजी ही लगा दी थी। आज हम खाली 1942 को याद नहीं करें, 1964-67 को याद करें, जब लगता था कि कांग्रेस सिद्धांतों का कब्रिस्तान बन गया है, कांग्रेस सत्ता का दलदल बन गई है। जिसने कभी आज़ादी की लड़ाई में देश को दिशा दी थी, वो आज़ादी को ही खा रही है। तब गैर कांग्रेसवाद की लहर चली। शुरू में उसमें समाजवादियों का साथ कम्युनिस्टों ने भी दिया। बाद में 1967 की सत्ता की छोटी सी एक गुंजाइश खिड़की खुलने के बाद कम्युनिस्टों का एक बड़ा हिस्सा 1969 के बाद और समाजवादियों का भी एक छोटा हिस्सा कांग्रेस की तरफ मुड़ गया। कांग्रेस खुद अंतर्विरोधग्रस्त होकर के टूट गई और थोड़े समय के लिए 1969 से लेकर 73 तक ऐसा लगा कि केंद्र की सत्ता समाजवाद की तरफ मुड़ रही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स का खात्मा, गरीबों को रोजगार के लिए छोटी बड़ी मदद, अनाज और उद्योग के बीच में सरकार की ज़्यादा भूमिका, मजदूर आंदोलन का प्रबल होना, विद्यार्थियों की मांगों का सुना जाना, किसानों को बेहतर दाम मिलना, हरित क्रांति के परिणाम का आना, कई चीज़ें हुई। लेकिन फिर वही बैतलवा डाल पर 1974 से 77 की काली रातें किसको नहीं याद होंगी? उन्हीं को नहीं याद होंगी जो 1979 तक होशो हवाश अभी इनका नहीं था। यानी जो लोग आज की उम्र में एक तरह से कुल मिलाकर के 40 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए 1974 उतनी ही दूर है जैसे उसके पहले की पीढ़ी के लिए 1942 था। फिर 1991-92 का ज़माना आया। आपातकाल तो चला गया, लेकिन सामाजिक न्याय की तलाश में जो लोग थे, अस्मिता की राजनीति को जो लोग जरूरी मानते थे, औपनिवेशिकता से आगे जाने के लिए धर्म, भाषा, जाति से जुड़े बंधनों को जो ढीला करना चाहते थे, वंचना को ख़त्म करना चाहते थे, उस वंचित भारत की तरफ से ललकार हुई और तब एक नया त्रिकोण बना। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज हम जहां पहुंचे हैं उसके इतिहास को देखिएगा तो आपको लगेगा कि समाजवादियों के लिए आज पराजय से असफलता से संकट नहीं है। हमारा संकट तो सफलता का संकट है। हम 1942 में सफल हुए, लेकिन संविधान सभा बनते समय हम उसमें नहीं थे। हम 1964-67 में सफल हुए, लेकिन गैर कांग्रेसवाद की जो राजनीतिक परिणति थी वो इंदिरा गांधी की वर्चस्वता में और आपातकाल में बदल गई। कहाँ 1967 और कहाँ 1977 हमको फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा। उसी तरह से 1990, 91, 92 में मंडलीकरण, सामाजिक न्याय की लड़ाई, मंदिर बनाओ, हिंदू अस्मिता की लड़ाई और भूमंडलीकरण, भारतीय पूंजीपतियों का खुल करके मध्यम वर्ग के साथ मिल करके भारतीय राष्ट्रीयता का प्रहार करते हुए वैश्विक पूंजी के साथ नई तरह की रिश्तेदारी की कोशिश। आज मंदिर की ताकतें और मंडल की ताकतें और बाजारीकरण यानी भूमंडलीकरण की ताकतें, तीनों का एक नया गठजोड़ बन गया है। अगर आप दिल्ली को देखें, अगर आप पटना को देखें, अगर आप पांडिचेरी को देखें, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो लोग आज साथ सत्ता संचालन कर रहे हैं, ये 1990, 91, 92 में आमने सामने क्यों खड़े थे? लेकिन खड़े थे और उसमें समाजवादियों की पहल पर सामाजिक न्याय की बड़ी छलांग पूरे हिंदुस्तान ने लगाई। एक गृह युद्ध का माहौल जरूर बना। उच्च जातियों या सवर्ण जातियों के नौजवानों को वैचारिक
धुंध के कारण ऐसा लगा कि मंडल की नीति, आरक्षण की नीति उनके ऊपर हमला है। उन्होंने नहीं देखा कि ये जनतंत्र को गहरा करने की कोशिश है, सत्ता व्यवस्था में वंचित भारत की हिस्सेदारी के लिए एक अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश है। खैर, आज हम जहाँ खड़े हैं उसकी चर्चा कर ली जाए। आज जो भारत के सबसे संपन्न इलाके हैं, वहाँ की न पानी पीने लायक, न हवा जीने लायक, और वहाँ का प्रबंधन कुल मिलाकर के अमीरों की दुनिया है। सर्वोच्च न्यायालय किसका? हमारा प्रशासन तंत्र किसका? हमारी पुलिस व्यवस्था किसकी? हमारे विधायक, सांसद और मंत्री जी किसके लिए? आम लोगों के लिए। अगर आम लोगों के लिए होते तो आज एक महामारी से बचने के लिए हिंदुस्तान में जो भगदड़ मची है उसमें कोई अंबानी और अडानी सड़क पर नहीं है। मामूली लोग हैं जिनके कंधों पर अंबानी और अंडानी और मंत्री जी और राज्यपाल जी और बाकी सबकी अट्टालिकाएं खली हैं। उनका घर रोशन है, लेकिन गरीबों के घर में अंधेरा आ गया और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। समाजवादी कहलाने वाले भी पार्टी के नाते तो होंगे, लेकिन जनता के साथ खड़े नहीं हैं। यही आज के समाजवादियों का संकट है। नई पीढ़ी के लोगों के लिए गांधी 1948 में मारे गए, लोहिया 1967 में निधन हो गया, जयप्रकाश 1979 में गुजर गए। तो जब हम कहते हैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अगर अंबेडकर को भी जोड़ लीजिए तो वो तो 1956 में ही दिवंगत हो गए थे। अगर आप मार्क्स को जोड़ लीजिए तो 1883 में जोड़ गए थे। हमारी जो शब्दावली है, हमारे जो मुहावरे हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, उसका विराट भारत के युवा बहुमत से संपर्क बहुत कम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो समाजवाद से दूर चले गए। आइए महिला आंदोलन को देखें। आधा भारत, क्या कोई औरत आज अपमान और हिंसा के साथ हिंदू धर्म के नाते, अपनी जात के नाते, इस्लाम के नाते, ईसाइयत के नाते, सिख धर्म के नाते चुप रहने को तैयार है? अगर औरत बोल रही है तो समाजवाद बोल रहा है, क्योंकि समाजवादी आंदोलन ही पहला आंदोलन था जिसने कहा था कि वर्ग संघर्ष की क्रांति के साथ साथ नर नारी समता भी मौलिक क्रांति है, और वो वर्ग संघर्ष से जुड़ी क्रांति से बड़ी क्रांति है। दुनिया के महिला आंदोलन से भारत की स्त्री का साक्षात्कार समाजवादियों ने कराया, नर नारी समता के सिद्धांत और कार्यक्रम ने कराया। इसी तरह से चलिए दलितों के घरों में, क्या वो भूखे हैं? जरूर हैं। क्या वो पीड़ित हैं? जी हाँ, पीड़ित हैं। निरक्षरता उनमें सबसे ज़्यादा है। दलित औरत हिंदुस्तान की सबसे निरक्षर जमात का नाम है। लेकिन क्या वो चुप है? जी नहीं। दलित बोल रहा है, दलित बोल रही है, और जहाँ तक दलित की आवाज़ जाएगी वहाँ तक समाजवाद का सपना हरा रहेगा। क्योंकि बिना जाति विहीन भारत को बनाए दलितों के बीच में से आप हजारों एमपी पैदा कर लीजिए, लाखों करोड़पति पैदा कर लीजिए, लेकिन जाति व्यवस्था का तर्क जब तक रहेगा, आप अपनी एक जाति को लेकर आगे जा सकते हैं, लेकिन छुआछूत और जाति आधारित दमन और अपमान और वंचना, उसके लिए तो समाजवादी रास्ता ही चाहिए। आप उस रास्ते से अलग हो जाते हैं क्योंकि आपको सत्ता मिल गई, आपकी जाति का महत्व बढ़ गया, आप दलित से दबंग जाति का हिस्सा बन गए, आपको मुबारक हो। लेकिन जाति व्यवस्था तो नहीं गई। हाँ, आप उस बाड़े से बाहर निकल आए जिसमें शेष भारत अभी भी बंदी है, और ये करोड़ों की तादाद है। 15% लोग दलित हैं, और अगर अति पिछड़ी जातियों को जोड़ लिया जाए तो उनकी तादाद 35 करोड़ हो जाती है। उसमें अगर आदिवासियों को जोड़ लिया जाए तो उनकी तादाद 8 करोड़ और जोड़ लीजिए तो 43 करोड़ हो जाती है। और फिर उसमें अगर घुमंतु और बंजारा और पूर्व अपराधी कहलाने वाली जातियों जनजातियों को जोड़ लीजिए तो 10 करोड़ और। ये 53 करोड़ का भारत है। उसमें अगर बेरोजगार ब्राह्मण नौजवान को जोड़ लीजिए, निरक्षर, भूमिहीन, सवर्ण नौजवानों को जोड़ लीजिए, लड़कियों को जोड़ लीजिए जो दहेज की पीड़ा से पीड़ित हैं, कितना बड़ा सामाजिक आधार बनेगा। लेकिन उसके साथ हमारा संपर्क आधा अधूरा है। मैं समझता हूं कि हमारी 3 चुनौतियां, एक तो
सत्ता मिलेगी तभी समाजवाद आएगा, इस चिंतन को हम अब अपने पीछे छोड़ दें। सत्ता हमको मिली, 67 में मिली, 77 में मिली, 91, 92, 93 में मिली, 96 में मिली। कई राज्यों में अभी भी हमारे आपसे ज़्यादा संघर्ष कर चुके साथियों का सत्ता के साथ सीधा संबंध है। कुछ तो केंद्र में मंत्री हैं, कुछ राज्यों में मंत्री हैं, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये दावा मत करिए कि सत्ता नहीं मिली, लेकिन सत्ता की सीमाएं आपने देख ली। मुख्यमंत्री भी सोचते हैं कि जब तक जनता का आंदोलन नहीं होगा मैं कोई नई पहल नहीं कर सकता, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे जमीन का सवाल हो। और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बिहार में देखा, उड़ीसा में देखा, असम में देखा, अभी हाल में कर्नाटक में देखा। तो पहली बात तो हमारे सोच का सवाल है कि समाजवाद की रचना का प्रारंभ बिंदु क्या होगा, विधानसभा और लोकसभा में प्रवेश या अपने जीवन में पुनः प्रवेश। जीवन से शुरू करने से एक टिकाऊपन होगा, ये हमको गांधी ने सिखाया है। गांधी को तो उनके अनुयायियों ने, सरदार पटेल और पंडित नेहरू समेत, राजेंद्र बाबू और राजाजी समेत, उनके जीवन काल में ही छोड़ दिया था। लेकिन आज भी गांधी की धारा है, और वो धारा भारत में ही नहीं, दुनिया के हर अन्यायग्रस्त, हिंसाग्रस्त इलाके में प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि गांधी का रास्ता निजी जीवन से गुजरता है। अपनी जिंदगी में बदले बिना आप गांधी मार्गी अपने को कह ही नहीं सकते। क्या समाजवादियों के बारे में ये सच है? शायद नहीं। हम जातिवादी हैं, हम पुरुषवादी हैं, हम पूंजीवादी हैं, हम संपत्ति संचय करते हैं, हम काले धन के धंधों में लगे हुए हैं, और फिर भी जब कहना सुनना हो तो हम कहेंगे हम समाजवादी हैं, क्योंकि हमारा संबंध गांधी के, लोहिया के, जयप्रकाश के, या बाद के दिनों में मधुलिमय, एस.एम. जोशी, राजनारायण, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप, कर्पूरी ठाकुर आदि से रहा है। ये निजी रिश्तों से समाजवाद थोड़ी आता है। निजी रिश्तों से दोस्ती बनती है, मित्रता बनती है, लेकिन समाजवाद के लिए समाजवादी से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं खुद अपने जीवन में शून्य हूं तो मैं किसी और को कोई शक्ति नहीं दे सकता। तो एक तो विचार की दिशा, दूसरा हमारा कार्यक्रम। संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अब तो पिछड़ा और अति पिछड़ा आपस में मिल के चलें, ये नई गांठ की जरूरत है। पुरानी वाली गांठ तो खुल चुकी है। आरक्षण की नीति के साथ हम 30 साल से जी रहे हैं पिछड़ों के लिए, और दलितों के लिए तो 70 साल से जी रहे हैं, आदिवासियों के लिए 70 साल से जी रहे हैं। अब उनके अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण की नई व्यवस्था की जरूरत है। तो हमारी सामाजिक न्याय की नीति में नया प्रस्थान चाहिए। इसमें डिप्रिवेशन पॉइंट, यानी वंचना के आधार पर, अंग्रेजी भाषा के नाते वंचना, गांव में पैदा होने के नाते वंचना, स्त्री होने के नाते वंचना, भूमिहीन परिवार में होने के नाते वंचना, पुरानी परंपराओं के आधार पर बहिष्कृत और दलित होने के नाते वंचना, अल्पसंख्यक होने के नाते वंचना, इन सब को जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आरक्षण का जो मंत्र था वो शक्तिहीन हो चुका है, लेकिन आरक्षण की जरूरत है, नए तरीके का आरक्षण, सामाजिक न्याय। दूसरा, जो हमारी आर्थिक दिशा है, वो हर तरह से अब हम बंद गली के आखिरी मकान में फंस गए। कोरोना के महामारी ने दिखा दिया कि प्रकृति निरपेक्ष और निर्धन निरपेक्ष अर्थनीतियां ग्रोथ रेट तो बढ़ाएंगी, दुनिया में आपकी चमक को बढ़ाएंगी, लेकिन आपके पांव बहुत कमजोर रहेंगे। जब कभी मौका मिलेगा आप घुटनों पर रेंगते नजर आएंगे। आज हिंदुस्तान घुटनों पर रेंग रहा है। हम अपने बगल में जो हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। सरकारें लाचार हैं, वो खाली लाठी चलाने की कोशिश कर रही हैं। ये लाठी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। बड़ी लाठी, इससे बहुत बड़ी लाठी अंग्रेज के पास थी, उसका तो 7 समुंदर पर राज था। आपका तो हिंद महासागर पर भी राज नहीं है। लाठी के भरोसे मत रहिए। लेकिन हम समाजवादियों के लिए भी जरूरी है कि अर्थशास्त्रियों से जरा संवाद बनाएं। आजकल समाजवादियों के बीच में न इतिहास की चेतना है, न अर्थशास्त्र की जानकारी है,
और न समाजशास्त्र के प्रति आकर्षण है। अर्थशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा समुदाय कह रहा है कि हमको आगे बढ़ने के लिए प्रकृति सापेक्ष आर्थिकी की जरूरत है, इको सेंट्रिक इकोनॉमिक्स। अब ये शब्द ही बहुत सारे समाजवादियों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी भी वो दाम बांधो नीति के आगे पीछे घूम रहे हैं। रोजगार के अधिकार के नारे के कार्यान्वयन के लिए परेशान है। आप रोजगार पैदा करके भी दिल्ली जैसे जहरीले महानगर में क्या करेंगे? यहां तो प्रधानमंत्री को भी शुद्ध हवा नहीं मिलती, हम आप किस खेत की मूली? तीसरा, सामाजिक आर्थिक नीति के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति का सवाल है। समाजवाद एक संगठित तरीके से समाज के नवनिर्माण का रास्ता है, इसमें राज्य सत्ता की बड़ी भूमिका है, लेकिन चुनाववाद और समाजवाद में बड़ा फासला है। हम समाजवादी होते होते चुनाववादी हो गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो कभी विधायक हुए नहीं, टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने। जो विधायक हुए कहते हमको तो मंत्री बनने का मौका ही नहीं मिला, कोटे में अमुक जी को रख लिया। और जो विधायक और मंत्री हो गए वो कहते हैं हमारी कौन सुनेगा, अब तो परिवार का चलता है, कोखवाद आ गया। कहाँ कंगाली और करोड़पंथ की लड़ाई थी, कहाँ अब कोखवाद और समाजवाद की लड़ाई हो रही है। हमको इसमें से निकलना पड़ेगा। हमारे जो सबसे बड़े नेता थे उनमें नरेंद्र देव चुनाव में पराजित हुए। आज़ादी के बाद तो वो कभी चुनाव जीते ही नहीं। यूसुफ मेहर अली का सबसे बड़ा पद बंबई के मेयर का था, वो भी अंग्रेजी राज में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 2 बार चुनाव जीते और कुल 2 सत्र में मुश्किल से 3.5 साल लोकसभा के सदस्य रहे। 57 बरस की जिंदगी में कुल 3.5 साल उनका संसद में बीता, बाकी 53.5 साल एक पांव रेल में और एक पांव जेल में। जयप्रकाश नारायण कभी ग्राम पंचायत के लिए भी उम्मीदवार नहीं बने, और आप कहते हैं कि हम गांधी लोहिया जयप्रकाश की धारा के हैं और हमको टिकट दे दो, और टिकट दे दो तो हम येन केन प्रकार जीत जाएं तो मंत्री बनाओ, और मंत्री बनाओ तो फिर हम समाजवादियों से दूर चले जाएं और पूंजीपतियों की तलाश करें जो अगले चुनाव के जीतने के लिए पैसे का इंतजाम करें, और उसके आगे हमारी 7 पीढ़ियों को 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में डाल दें। भयंकर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतिमान कांग्रेसियों ने नहीं बनाए, सांप्रदायिक ताकतों ने नहीं बनाए। सबसे शर्मनाक अध्याय हम समाजवादियों का लिखा हुआ है। तो एक तरफ हम त्याग के शिखर पुरुषों के अनुयायी हैं और दूसरी तरफ हम भोग और भ्रष्टाचार के सबसे गंदे उदाहरणों से भी जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के साथ हमको जीना सीखना पड़ेगा। तो आइए हम छोटी छोटी शुरुआत करें। जैसे अब यही मशीन है, इस मशीन के जरिए हम देश भर में एक दूसरे को आज जोड़ रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजी से कौन जुड़ेगा? गांधी जी ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन आखिरी दिन तक एक पत्रिका जरूर निकालते थे, क्योंकि संवाद से ही विचार फैलेगा, संवाद और विवाद से ही समन्वय बनेगा। और हम कितनी बड़ी पत्रिकाएं निकल रही हैं। हमारी सबसे पुरानी पत्रिका का नाम अंग्रेजी की जनता है। कितने लाख लोग जनता को पढ़ते हैं? कुछ हजार की छपाई है, शायद 3,000 की है या 5,000 की होगी। 1 अरब 30 करोड़ के देश में हमारी सबसे पुरानी पत्रिका है, उसके नियमित पाठकों की संख्या 10,000 भी नहीं है। शर्म नहीं आती? और हिंदी में, तमिल में, मराठी में, बांग्ला में, कन्नड़ में, अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए, देशी भाषा राज चलाए, नारा तो बहुत सुंदर था, लेकिन हमने अपनी देशी भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाने के लिए क्या किया? तो विचार को पकड़िए, उसको मांझिए। डॉक्टर साहब ने लिखा था कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आखिरी लाइन 1967 में लिखी थी, और आप 2020 में बदल रही दुनिया के बीच में डॉक्टर साहब के साथ पार करना चाहते हैं इस बैतरणी को। जैसे मार्क्स की लिखी लाइनों के इर्द गिर्द सिमट गया पूरा मार्क्सवाद, ऐसा लोहिया के साथ मत करिए। गांधी के साथ तो करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि गांधी ने बराबर कहा कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, पुरानी बातों को मत याद रखिए। मैंने नई बात कह दी, जाति पर नया कह दिया, नर नारी समता पर नया कह दिया, लोकतंत्र पर नया कह दिया, विकेंद्रीकरण पर नया कह दिया, प्रकृति पर नया कह दिया।
इसलिए हमारे 110 खंडों में छपी हुई बातों को भूलो, अपने आचरण की कसौटी पर आगे बढ़ो। यही शायद बुद्ध ने भी कहा था, आत्मदीपो भव। मित्रों, दूसरी बात यह है कि हम संस्कार से आलोचक हैं। कोशिश करिए कि इस संस्कार में प्रशंसा भी आ जाए। हमने इतनी आलोचना की अंग्रेजों की, फिर कांग्रेसियों की, फिर भाजपा वालों की, फिर कम्युनिस्टों की, कि हम अपने लोगों की प्रशंसा करना भी भूल गए। आइए हमारे इर्द गिर्द जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के समाजवादी हैं, उनका सम्मान करें। और ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें ये बुजुर्ग पुरानी मशालें अभी भी प्रकाश नहीं फैला रही। तीसरी बात कि हम खुद अपने पांव जमीन पर लाएं। किसी न किसी आंदोलन से जुड़िए। वो बुरा विचार फैला रहे हैं, इसकी निंदा करना चाय की प्याली पर बंद करिए। खुद देखिए कि अपने तन, मन और धन में से आपका कितना हिस्सा समाजवाद के साथ है और खाली वितंडावाद के साथ है। हम अगर इतना छोटा सा भी बदलाव आज शुरू करेंगे तो अभी भी मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूं कि देश के हर जिले में, हर विश्वविद्यालय में, हर आंदोलन में, हर अच्छी जमात में आपको प्रतिध्वनि मिलेगी। खाली आपको नई पुकार की ज़रूरत है, नई ललकार की ज़रूरत है। और आज जो काम हुआ इसके लिए हम बधाई देंगे। हम समाजवादी संस्थाएं जैसे मंच को, जनता जैसी पत्रिका को, आइए इनसे भी प्रेरणा लें, इनको भी अपना योगदान दें और कसौटी यही बनाएं कि हमारे चिंतन में ताजगी कितनी है। बासी दूध तो बिल्ली भी नहीं पीती है। नया भारत क्यों आपको स्वीकार करेगा। और दूसरा, अपनी कथनी और करनी को एकजुट करें। तन, मन, धन में से थोड़ा सा हिस्सा, तो थोड़ा अपना समय दीजिए, थोड़ा अपना मन दीजिए और थोड़ा अपना धन दीजिए। और आखिरी बात, आइए और देखें कि इस समय देश की बेचैनी में हम समाजवादियों के लिए कुछ सार्थक करने के लिए क्या प्रस्थान बिंदु बनता है। कई बड़े आंदोलनों के नायक हमारे समाजवादी हैं। आज के इस संवाद में उनमें से बहुत से लोग आए हुए हैं। ये क्या सार्थक जीवन नहीं जी रहे हैं? अगर इनका रास्ता सही है तो इसमें हम 2 कदम क्यों न चलें। अगर हम आज की तारीख में अपनी विरासत से शुभ की प्रेरणा लेंगे और अपने समकालीन प्रश्नों से मुंह नहीं चुराएंगे और आचरण में, कर्म में, आचरण कर्म की कसौटी पर समाजवादी बनने की फिर से कोशिश करेंगे, तो आने वाला सवेरा हमारा स्वागत करने को तैयार है। इस अंधेरी रात का उतरना और एक नए सूरज का उगना उतना ही सच है जितना भारत की आज़ादी और भारत की आज़ादी की लड़ाई की शानदार सफलता। लेकिन उस सच को साकार करने में हम क्या कर रहे हैं, ये आज का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का मिलकर उत्तर तलाशें। आप सबको हार्दिक धन्यवाद।